श्याम नगर में एक बल्लू नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल भी अपने पिता की तरह बहुत ही मेहनती था। जब गोपाल छोटा था जब ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। गोपाल के पिता ने फैसला किया था कि वह दूसरी शादी नहीं करेगा और खुद ही गोपाल को पालेगा। दोनों बाप बेटा राजा जयाचंद्र के यहाँ नौकरी किया करते थे। राजा उनकी मेहनत के बदले सिर्फ 2 किलो अनाज दिया करता था। इतने से अनाज में बड़ी मुश्किल से उन बाप बेटों का गुजारा हुआ करता था, इसलिए वह दोनों हमेशा भूखे ही रहते थे। एक दिन गोपाल अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें राजा की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हमें कुछ और काम कर लेना चाहिए या फिर किसी और शहर में जाकर नौकरी कर लेनी चाहिए। राजा हमें इतना कम अनाज देता है, हमारा सही से पेट भी नहीं भरता है और हम हमेशा भूखे ही रहते हैं और भूखे होने की वजह से हम बहुत कमजोर भी हो गए हैं। अगर हम खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? बेटा, कह तो तू बिल्कुल सही रहा है। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमजोरी आ गई है। हमेशा चक्कर से आते रहते हैं। कभी कभी तो मेरी आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। राजा की नौकरी छोड़कर हम किसी और शहर में जाके नौकरी करेंगे तो राजा हमें तलाश कर कर सूली पर लटका देगा। इसलिए भलाई इसी में है, हम राजा की चुपचाप नौकरी करते रहें। तू जंगल से जाकर लकड़ी लिया और मैं खाना बना दूंगा। गोपाल पिता के कहने पर जंगल से लकड़ी लेने के लिए चला जाता है। बल्लू के घर बल्लू की चाची आती है और फिर वह बल्लू से कहती है, अरे बल्लू, तूने जिंदगी भर मुसीबत काटी है और तू अपनी जिंदगी और मुसीबत में मत काट। कभी चैन से बैठकर तू 2 रोटी नहीं खा पाया है। तेरा बेटा तो कब का जवान हो चुका है। कम से कम घर में बहू आ जाएगी तो तुझे खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा। तुम थके हारे आते हो और फिर आकर भोजन बनाते हो। बहू आ जाएगी तो तुझे बहुत कामों से राहत मिल जाएगी। चाची, गोपाल की शादी हुए को तो 1 साल बीत चुका है। क्या कहा तूने? गोपाल की शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन तूने तो कभी किसी को बताया ही नहीं। आखिर क्या वजह है इसकी? मुझे भी तो पता चले। चाची, वजह तो कुछ भी नहीं है। गोपाल की बहू अपने माँ के घर है। माँ के घर क्यों है और तूने उसे उसके माँ के घर क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी करते हैं तो बहू को मायके में छोड़ देते हैं क्या? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं है वो अपनी पत्नी को मायके से लेके आए और तू आज ही गोपाल को भेज दे बहू को लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं चाची? हमारे घर में तो एक चारपाई भी नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ सके और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम चारपाई खरीद सकें। और गोपाल के पास ऐसे कपड़े भी तो नहीं हैं जिन्हें पहनकर वह अपने ससुराल जा सके। उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं जिनमें पायबंद लगा हुआ है और पायबंद लगे हुए कपड़े को पहनकर ससुराल जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा? अरे बारे बलराज, मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझती थी, पर तू तो मूर्खों से भी बड़ा मूर्ख है। तूने सिर्फ इतनी सी बात के लिए गोपाल की बहू को मायके में छोड़ रखा है। मैं तो सोच रही थी कोई बड़ा बखेरा है। ये भी कोई बात हुई? चारपाई की वजह से तू बहू को नहीं लेके आ रहा है। चल, मैं दूंगी तुझे चारपाई और गोपाल के लिए नए कपड़े भी लाकर दूंगी। इतना कहकर वह बुढ़िया अपने घर चली जाती है। उसके बाद बल्लू सोचने लगता है, चाची सही तो कहती हैं, मुझे गोपाल की पत्नी को बुला लेना चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो हमें घर के कामों से राहत मिल जाएगी और मैं कल ही भेजूंगा गोपाल को बहू को लाने के लिए। फिर जग्गू बुढ़िया के घर आता है और गोपाल के लिए कपड़े और एक चारपाई लेकर आ जाता है। गोपाल चारपाई देखकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, ये चारपाई आप कहाँ से लाए हो?
बेटा, ये चारपाई मुझे बिमला काकी ने दी है और तुम्हारे पहनने के लिए कपड़े भी दिए हैं। लेकिन पिताजी, बिमला काकी ने तुम्हें ये चारपाई और कपड़े क्यों दिए हैं? बेटा, बिमला काकी ने ये चारपाई तेरी बहू के लिए दी है और ये नए कपड़े तेरे लिए। मैं तो कहता हूँ इन नए कपड़ों को पहनकर कल ही तू अपने ससुराल चला जा और अपनी बहू को ले आ। लेकिन पिताजी, हम अपना पेट तो बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं, ऐसे में हम मालती को क्या खिलाएंगे? और वह हमारे घर का हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? ये सब मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन बहू को जिंदगी भर के लिए मायके में तो नहीं छोड़ सकते हैं। कभी ना कभी तो उसे लाना ही होगा। इसलिए एक काम कर, तू कल ही जाकर उसे ले आ। ठीक है पिताजी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कल ही जाकर मालती को ले आता हूँ। अगले दिन ही गोपाल बुढ़िया के दिए हुए कपड़े को पहनकर मालती को लेने के लिए अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में गोपाल की खूब खातिरदारी होती है। गोपाल एक हफ्ते तक अपने ससुराल में ही रुकता है। उसके बाद गोपाल अपनी पत्नी मालती को लेकर अपने घर को चल देता है। लेकिन रास्ते में गोपाल सोचने लगता है, अभी तो हमारे घर में बहुत गंदगी हो रही होगी और मालती देखेगी तो क्या सोचेगी? एक काम करता हूँ, मालती को बिमला काकी के घर छोड़ आता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। गोपाल अपनी पत्नी को बिमला काकी के घर छोड़कर और अपने घर चला जाता है। जब बल्लू ने गोपाल को अकेले आते हुए देखा तो वह गोपाल से बोला, बेटा, तू अकेला ही आ रहा है, तेरी पत्नी कहाँ है और तू उसे नहीं लेके आया है? पिताजी, मैं मालती को ले आया हूँ और मैं उसे बिमला काकी के यहाँ छोड़ आया हूँ, क्योंकि हमारे घर में तो बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, मालती देखेगी तो क्या सोचेगी? जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तो मालती को अपने घर ले आऊंगा। बेटा, घर की साफ सफाई तो बाद में भी होती रहेगी, पहले तू महाराज के घर चल और तुझे 3 दिन से बुला रहे हैं और मैं उनसे कोई ना कोई नया रोज बहाना लगा देता हूँ और तुझे ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता ना महाराज अब तेरे से क्या कहेंगे। गोपाल बिगड़ घर की सफाई करे अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल देता है। उधर बिमला काकी ने मालती की खूब खातिरदारी करी और फिर उससे बोली, बेटा, तुम बहुत समझदार हो, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। आओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। बुढ़िया की बात सुन के मालती को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी, क्या ये घर उसका नहीं है? बुढ़िया से उसने हिचकिचाते हुए बोला, माँ जी, ये गोपाल का घर नहीं है, लेकिन गोपाल का घर है कौन सा? बेटी, गोपाल राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ गया है। तू अभी नई नवेली दुल्हन है और तू अकेले घर में कैसे रहती? अब तो वो आने वाला ही होगा। चल, तुझे उसके आने से पहले तेरे घर छोड़ आती हूँ। फिर बुढ़िया मालती को उसके घर छोड़ आई। मालती को गोपाल का घर देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था, लग रहा था कि जैसे सालों से झाड़ू लगी ही नहीं थी। सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। घर के एक कोने में 3-4 जोड़ी कपड़े टंगे हुए थे और उन पे पीवन लगा हुआ था। घर की यह हालत देखकर मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है, हे खुदा, पिछले जन्म में मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है? इस घर में तो कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मालती बहुत ही समझदार और होशियार औरत थी। उसने सोचा, ये मेरे नसीब का ही हिस्सा है और मुझे कैसे ही करके अब मुझे यहाँ रहना ही होगा। और वह हिम्मत करके उठी और घर के साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने पूरा घर साफ सुथरा कर दिया। इधर उधर सामान बिखरा हुआ था, उसने सही तरीके से लगा दिया। इसके बाद वह बुढ़िया की दी हुई चारपाई पर बैठकर गोपाल के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने ही वाली थी। गोपाल और उसके पापा अभी घर पर नहीं आए थे।
इतना बड़ा घर और उस घर में मालती अकेली थी। वह घबराने लगी कि कोई गैर मर्द आके उसके साथ गलत ना कर दे। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। उतने में ही गोपाल और उसके बाप अनाज का थैला लेकर घर आ गए थे। उन्होंने आकर देखा कि घर का नक्शा ही बदल गया है। जो घर कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था, आज उसका नक्शा ही चेंज हो गया है। आज वह घर हीरे की तरह चमक रहा था। दोनों बाप बेटे बहुत ही खुश हुए और फिर गोपाल ने 2 किलो अनाज जो उन्हें राजा देता था उसने अपनी पत्नी को दे दिया और फिर बोला, लो इसे पका लो। मालती को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह फिर गोपाल से पूछने लगी, ये अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत ही कम है, तुम्हें थोड़ा सा अनाज फालतू लाना चाहिए था। मालती, राजा हमें एक दिन काम करवाने के बदले में केवल 2 किलो अनाज ही देता है। अब तुम ही बताओ मैं फालतू अनाज कहाँ से ले आता। आप राजा के यहाँ पूरे दिन मेहनत करते हो और राजा तुम्हें 2 किलो अनाज देकर बहका देता है। राजा तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। बेटा, अब हम कर भी क्या सकते हैं, राजा की बात टालने की हिम्मत किस में है। आज से तुम 2 किलो अनाज बिल्कुल मत लाना और राजा से जाकर कहना, महाराज हमारा 2 किलो अनाज में पेट नहीं भरता है और हम भूखे रह जाते हैं, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, हमारा 2 किलो से अनाज 5 किलो कर दो। और सुनो, राजा से यह बात कहते हुए आप बिल्कुल भी डरना मत। अगर राजा तुम्हें 5 किलो अनाज देने के लिए राजी हो जाए तो फिर ठीक है, वरना तुम उसके काम के लिए मना कर देना। अगर राजा को तुम्हारे काम की ज़रूरत होगी तो वह तुम लोगों का अनाज बढ़ा देंगे, वरना नहीं बढ़ाएंगे। मालती, अभी तुम राजा को जानती नहीं हो जो तुम ये बात कह रही हो। अगर राजा से हमने इतना कह दिया ना तो वह हमारी जुबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे तुम्हारी जुबान कटवा देंगे? तुमने किसी की चोरी या किसी को लूटा तो नहीं है और ना ही तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम्हें किस बात का डर है? और अपना हक मांग रहे हो। अगर अपना कोई हक नहीं मांग सकता तो वह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, राजा से एक बार अनाज बढ़ाने की बात जरूर करना। ठीक है बेटा, जब तू इतना कह रही है तो मैं कल राजा से बात करूँगा अनाज बढ़ाने के लिए। अब तुम इस अनाज को बना लो। अगले दिन ही गोपाल और उसके पिताजी राजा के पास गए। फिर बल्लू राजा से बोला, राजा जी, मैं यहाँ अपने अनाज के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। आप हमें पूरे दिन मेहनत करने के बाद केवल 2 किलो अनाज ही देते हो। इतने से अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, हमें तो ज्यादातर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए राजा जी आपसे अनुरोध है कि हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दो। तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। अरे ये बात तो तुम्हें पहले बतानी थी, भूखा रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर तुम भूखे रहोगे तो तुम खाली पेट काम कैसे करोगे। मैं आज से ही तुम्हारा अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो करवा देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, आज से बल्लू को रोजाना 6 किलो अनाज दिया जाएगा और जितने भी मजदूर हैं सभी का अनाज बढ़ा दिया जाएगा। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर अपने घर की ओर चले गए। मालती ने गोपाल के सिर पर बड़ा थैला देखा तो वह समझ गई राजा ने उनकी बात मान ली है। फिर उसने उन दोनों से पूछा, इस थैले को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि राजा ने आपको 5 किलो अनाज दे दिया है और राजा ने आपसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं बेटी, राजा ने कुछ नहीं किया। हमने अपनी मजदूरी का 5 किलो अनाज मांग लिया है और राजा ने तो हमें 6 किलो अनाज दे दिया है। आज से हमें अपनी मेहनत मजदूरी का 6 किलो अनाज मिले करेगा। हम तो महाराज से खाम खा की डरते हैं, लेकिन महाराज तो बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने हमारे साथ साथ सभी मजदूरों की अनाज में बढ़ोतरी कर दी है। सभी घरवाले बहुत ही खुश थे और बल्लू ने मालती को बहुत ही दुआएं दी। मालती बहुत ही होशियार थी, वह उस अनाज में से आधा अनाज बचा लिया करती थी और आधे को पका लिया करती थी। 2 महीने तक उसने यही काम किया। फिर उसने एक दिन अपने ससुर से कहा,
पिताजी, आज आप राजा से जाकर कहना कि मैंने अपने बेटे की शादी कर ली है और हम परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। जो आप अनाज देते हो ना, उससे हमारा पोत पूरा नहीं पड़ता है। महाराज, अगर हमारा थोड़ा सा अनाज और बढ़ा दो तो आपका बड़ा ही भला होगा। ठीक है बेटी, हम महाराज से ऐसा ही कहेंगे। अगले दिन काम खत्म करके दोनों बाप बेटे राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज, मैंने अपने बेटे गोपाल की शादी कर ली है। अब हमारे घर में 3 सदस्य हो गए हैं और आप हमारा थोड़ा सा अनाज और बढ़ा देंगे तो बड़ा ही अच्छा होगा। ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने बल्लू, जो गोपाल की शादी कर ली। मंत्री से कहकर आज ही मैं तुम्हारा अनाज 10 किलो करवा दूंगा। दोनों बाप बेटा 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। 10 किलो अनाज को देखकर मालती बहुत ही खुश हुई। अब वह आधे से भी ज़्यादा अनाज बचा लिया करती थी और बाकी बचे हुए अनाज को पका लिया करती थी। ये सिलसिला कम से कम 10 महीने तक चलता रहा। अब मालती ने काफ़ी अनाज इकट्ठा कर लिया था। फिर एक दिन अपने पति और ससुर से बोली, बाबूजी, आज के बाद आप दोनों राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे और कब तक आप मजदूरी करते रहोगे? मजदूरी से सिर्फ हमें 2 वक्त का खाना मिल सकता है और कुछ भी नहीं। बेटी, अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इस तरह से तो हम भूखे ही मर जाएंगे। आप चिंता मत करो, आपको जो राजा अनाज देते हैं ना, उसमें से मैंने आधे से ज़्यादा अनाज बचा लिया है। इस प्रकार मैंने काफ़ी अनाज बचाकर इकट्ठा कर लिया है। अब बाजार में तुम कोई दुकान खोल लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। खुदा ने चाहा तो हमारा भी कारोबार अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान देख आता हूँ, फिर कल से हम अनाज बेचना शुरू कर देंगे। बल्लू ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले दिन ही अनाज बेचने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगी। दुकान पे ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। यह सब देखकर दोनों बाप बेटे बहुत ही खुश थे। वह जब भी घर लौटते थे, घर के लिए कुछ न कुछ सामान लेकर आते थे। एक दिन मालती अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। तभी उसकी नज़र कोने पर पड़े सोने के हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर मालती की आंखें आश्चर्य से फटी के फटी रह जाती हैं। मालती जल्दी से उस हार को उठा लेती है, उसे घर में ऐसी जगह छुपा देती है जहां किसी की नजर ना पड़े। उसी दिन पूरे नगर में ढोलची ने ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, जरा गौर से सुनो, एक चील रानी का सोने का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी इंसान को वह सोने का हार मिल जाए तो वह राजा को लौटा दें। उसके बदले राजा उस शख्स को मुंह मांगी इनाम देंगे। रानी की हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी की जुबान पे रानी के हार के ही चर्चे थे। जब यह बात मालती को पता चली, उस हार के बारे में मालती ने किसी से जिक्र नहीं किया था, इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला था। राजा बहुत ही परेशान था और वह मंत्री से बोला, मंत्री, हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं? नहीं महाराज, अभी तक कोई भी पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। तुम एक काम करो, पूरे नगर में दोबारा से ऐलान करवाओ। अभी तक रानी का हार नहीं मिला है। किसी भी आदमी को रानी के हार के बारे में पता हो तो वो बिगड़ डर के राजा के दरबार में आकर बताए और जो भी हार लाकर देगा उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। मंत्री ढिंढोर जी से दोबारा से नगर में ऐलान करवा देता है। अगले दिन मालती अपने पति और ससुर से कहती है, मैंने सुना है रानी का हार चील लेकर उड़ गई है और जो भी शख्स उस हार को तलाश करके राजा को देगा, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं बहू, महाराज कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो जो भी वादा करते हैं वह पूरा भी करते हैं। राजा को एक ज्योतिषी ने बताया है कि रानी का हार किसी के घर के सामने पड़ा हुआ है। पिताजी, ज्योतिषी सही कहते हैं।
हार तो हमारे घर के सामने ही पड़ा हुआ था। अब रानी का हार मेरे पास है, यह हार ले जाकर तुम राजा को दे दो। बल्लू मालती से वह हार ले जाकर राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद राजा बल्लू से कहता है, बल्लू, हम तुमसे आज बहुत ही खुश हैं। शर्त के मुताबिक आप जो भी मुझसे मांगना चाहते हैं वह मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। महाराज, मैं तुमसे क्या मांग सकता हूँ? आपके तो हमारे ऊपर पहले से ही बहुत एहसान हैं। यह तो मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। बल्लू, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही ईमानदार और सच्चे आदमी हो, लेकिन तुम्हें अवश्य कुछ ना कुछ तो मांगना होगा। मैं तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहता हूँ। महाराज, जब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं एक बार अपने घर पे जाकर सलाह कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बल्लू, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे कल बता देना। उसके बाद बल्लू अपने घर चला जाता है। घर आकर वह मालती से बोलता है, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि घर वालों से बात कर कर बताऊंगा। आपने बहुत ही अच्छा किया है पिताजी, और आप अब राजा से जाकर कहो, महाराज मुझे आप थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा दे दो, उस पे हम खेती करके अपने परिवार का सही तरीका से गुजारा कर सकते हैं। ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं महाराज से जाकर वैसा ही कह दूंगा। अगले दिन ही बल्लू राजा के राजमहल पहुंचकर राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर राजा बल्लू से बोला, बोलो बल्लू, परिवार वालों से क्या मशवरा करके आए हो? महाराज, आप मुझे थोड़ी सी खेती दे दें तो मैं उस पर अपने परिवार का अच्छे से गुजारा कर लूँगा। मुझे और मेरे बेटे को फिर मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बल्लू, मैं आज ही तुम्हें 5 बीघा जमीन दिलवा देता हूँ, और मेरी दुआ है इस जमीन पर खेती करके तुम खूब फूलो फलो और जीवन में आगे बढ़ो। फिर राजा मंत्री से कहकर बलराज को 5 बीघा जमीन दिलवा देता है। अब बल्लू खेत में रात दिन मेहनत करता है और गोपाल अनाज की दुकान चलाता है। कुछ ही दिनों में वह बहुत ही मालदार हो जाते हैं। फिर गोपाल एक बहुत ही शानदार घर खरीद लेता है। अब उनके घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती है। इस प्रकार गोपाल की बहू की समझदारी और चालाकी से उसके गरीबी के दिन कुछ ही दिनों में अमीरी में बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय दोस्तों।